हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ओम्स लॉ पे बेस्ड है। हमारा क्लास 10 फिजिक्स में जो फर्स्ट लेक्चर था बच्चों, उसमें हमने चार्ज के बारे में सब कुछ समझा। मतलब चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सम पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। और चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई करता है। सेकेंड लेक्चर में हमने बात की करंट की। करंट मतलब चार्ज जब मोशन में होता है तो उसी को हम करंट कहते हैं, मतलब चार्ज इन मोशन। सेकेंड ही चैप्टर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्लियर किया, वो था पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब इफेक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज किसी भी सब्सटेंस में जाके जितना इफेक्ट देता है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। यानी वर्क फॉर कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। बट आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि पोटेंशियल चार्ज का इफेक्ट है, यानी चार्ज कितना हमें अफेक्टेड कर रहा है वो है पोटेंशियल। और अब बच्चों हम यहाँ पे पोटेंशियल और करंट को एक दूसरे से रिलेटेड करने वाले हैं, और वो रिलेशन ही तो है ओम्स लॉ। चलिए यार कुछ बातें समझते हैं हम। मान लो हमारे पास एक ऐसा स्लोप है, मान लिया हमने कि ये स्लोप है हमारे पास, और यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक बाल है। फैक्ट है ये बाल रोल होगी और रोल होते होते यहाँ आ जाएगी। बच्चों जरा दूसरा डायग्राम देखिए जरा। हमारे पास यदि ये स्लोप ऐसा होता, थोड़ा कम स्लोप होता है इसमें, तो हम ये बाल यहां से रोल करते, तो जरा आप सोच के तो बताइए कि ये बाल तेजी से जाएगी नीचे कि स्लो जाएगी? ये बाल तेजी से जाएगी कि ये बाल तेजी से जाएगी? यस, आपने सही जवाब दिया। ये इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। और देख लेते हैं बच्चों अपन, और एक और देख लेते हैं। ऐसा स्लोप है तो आपको पता है कि ये बाल बड़े स्लो 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 नीचे जाएगी। यानी जितना स्लोप कम होता जाएगा ये बाल की स्पीड रोल होने की उतनी कम होती चली जाएगी। और यदि ऐसा ही कर लिया जाए तो अरे ये तो खटाक से यहां आ जाएगी। तो बच्चों ये जो स्लोप है ना, ये वाला जो है इसे हम मान सकते हैं पोटेंशियल भी, और ये जो बाल है ना इसे हम मान सकते हैं करंट। भी ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, यानी बाल रोल ज्यादा तेजी से होगी। ये इफेक्ट ऑफ चार्ज है, यहां पे भी थोड़ा कम हो गया तो ये जो करंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी बच्चों। और यहां पे तो देखो भी बहुत कम हो गया तो ये और स्लो हो जाएगा। पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ चार्ज है। ये क्यों रोल हो रहा है? ये रोल केवल इसलिए हो रहा है कि यहां पे और यहां पे लेवल में डिफरेंस था। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा लेवल में उतना ज्यादा तेजी से ये बाल नीचे रोल होगी। ये कम डिफरेंस था तो ये बाल बहुत धीरे से नीचे रोल हुई, और यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस था तो ये खटाक से यहां आ जाएगी। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही यदि दो टर्मिनल के बीच, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल में ज्यादा डिफरेंस हो तो करंट भी ज्यादा होगी। क्यों होगी यार? ये भी तो हमें सोचना है। हमें ये समझना है कि ये पोटेंशियल में डिफरेंस है तो ये करंट ज्यादा क्यों होगी। अभी हमने स्लोप से ये बात समझी। देखिए जरा, ये लॉ ऑफ सिमेट्री ऑफ नेचर है बच्चों। देखो जरा, यहां पे हमारे पास प्लस है पॉजिटिव पोटेंशियल, मान लेते हैं कि 10 यूनिट प्लस है, और यहां पे हमारे पास माइनस है, और हम यहां पे भी मान लेते हैं
कि 10 यूनिट माइनस है। इन दोनों के चार्ज में बड़ा डिफरेंस है, एक प्लस है तो एक माइनस, मतलब इसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये V मतलब पोटेंशियल हमने लिखा। जब हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे किसी वायर से, चूंकि इन दोनों के बीच चार्ज में बड़ा डिफरेंस है, आप जानते हैं कि प्लस जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, माइनस जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें से होते हुए इसमें तेजी से आने लगेंगे और यहाँ पे ये करंट फ्लो होने लगेगा। इसका मतलब यही है बच्चों कि ये प्लस चार्ज वाला ये है और माइनस चार्ज वाला ये है, और ये जो बॉल रोल हो रही है वो केवल इसलिए हो रही है कि इन दोनों का लेवल में डिफरेंस है। हमें ये बात समझ में आती है कि जब दो टर्मिनल किसी वायर के दोनों सिरों के बीच, दोनों एंड के बीच यदि पोटेंशियल में डिफरेंस हो, यानी इफेक्ट ऑफ चार्ज अलग अलग हो, तो करंट फ्लो होगा। और कब तक ये करंट फ्लो होगा? देखो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एक कंटेनर है और यहां तक इसमें वाटर है, एक दूसरा कंटेनर है और इसमें यहां तक वाटर है, और इन दोनों कंटेनर को एक पाइप से हमने जोड़ दिया। यहां पे वाटर फ्लो होगा, और जब तक फ्लो होगा, जब तक इन दोनों का लेवल बिल्कुल इक्वल ना हो जाए। तो बच्चों, यदि दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ये करंट तब तक फ्लो होता है जब तक कि वो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ना हो जाए, और केवल इसलिए करंट फ्लो होता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी बहुत तेजी से फ्लो होगा, और यदि पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट थोड़ा स्लो फ्लो होगा। तो पर बच्चों, ये बात क्लियर है कि करंट का फ्लो होना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, यानी मोर पोटेंशियल डिफरेंस मोर करंट। तो प्यारे बच्चों, यही तो है ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर मतलब कंडक्टर ये है हमारे पास, और इसको हमने क्या किया, यहां से प्लस चार्ज दे दिया, यहां से माइनस चार्ज दे दिया, ये प्लस है, यहां पे पॉजिटिव हो गया और यहां पे नेगेटिव हो गया, तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होंगे, परंतु करंट उसके जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये बात आपकी कॉपी में नोट है, आपने लिखा हुआ है। तो क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और ये ही था हमारा ओम्स लॉ। चार्ज के लेवल में जितना डिफरेंस होगा, करंट रूपी बॉल उतनी ही तेजी से फ्लो होगी, रोल होगी। तो ओम्स ने बोला था कि इफ फिजिकल स्टेट रिमेन अनचेंज, फिजिकल स्टेट मीन्स व्हाट? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये ओम्स लॉ था, परंतु मुझे पता है कि ओम से पहले आपने समझ लिया था इसे। इनने बोला है ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions and temperatures remain constant। हमने भी तो यही बात बोला था कि V is directly proportional to I। कब कब कब? V is directly proportional to I कब? जब फिजिकल स्टेट रिमेन्स अनचेंज, यानी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए, आप वॉल्यूम, लेंथ, एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा कांस्टेंट रखिए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ जब हम साइंस पढ़ते हैं ना,
तो हमारे पास क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि ये इक्वल क्यों नहीं होता, मतलब ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। हम यहां पे ये बोलें कि V इज इक्वल टू I होना चाहिए, क्योंकि आप जितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही करंट फ्लो होनी चाहिए, क्योंकि करंट फ्लो पोटेंशियल की वजह से हो रही है। तो ये प्रोपोर्शनल क्यों? प्रोपोर्शनल मतलब चेन सिमिलर, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगी, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट का इनटू करना पड़ता है। तो चलिए यार, हम ये समझते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इज इक्वल टू I नहीं होता है। हमें यहां ये समझना है। चलिए हम एक कंडक्टर देखते हैं। आपको पता है कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर मतलब यहां पे हमने प्लस चार्ज दे दिया, यहां पे माइनस चार्ज, ये की होती है, और यहां से हमने ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट कर दिए, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया है। अब बच्चों, ये जो वायर मैंने बनाया है ना, इस वायर को आप लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन वगैरह दिखते हैं। तो कोई कंडक्टर अंदर से कैसा होता है बच्चों, इसके अंदर जो होते हैं ना, इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्टर तो वही होता है ना जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बीच में इसमें जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिनसे निकले वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन। बच्चों, ये मेटल का स्ट्रक्चर है, और आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि इसे इलेक्ट्रॉन सी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो प्लस आयन है ये यहाँ पे बीच बीच में है, और उनसे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गए हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हम इस इलेक्ट्रॉन को चलाते हैं, हम ये वाला एक इलेक्ट्रॉन चला रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। जब ये इधर चलेगा तो आप देखिए कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव आयन इसे अट्रैक्ट करेगा ना यार, अपोजिट चार्ज है ना भैया, तो वो अट्रैक्ट करेगा उससे। चलना तो इधर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बहुत बड़ा है, तो जाएगा तो एट लास्ट वो इधर ही, परंतु इससे कोलिजन कर गया। जब इधर चला तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन ने रिपल किया, इससे कोलिजन कर गया, फिर इधर कोलिजन कर गया, इधर चल गया, ऐसे करके ऐसे चलेगा। यार ये जिगजैग पाथ पे चला, सीधा नहीं चल पाया। वो कैसा चल रहा है, वो जिगजैग पाथ पे चल रहा है, वो सीधा नहीं चल पा रहा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। यार क्राउड है, आप तेजी से क्राउड में चलना चाह रहे तो आप सीधे चल लेंगे। किसी से कोलिजन होगी, फिर आपको मुड़ना पड़ेगा, इधर रास्ता है, इधर चलना पड़ेगा। तो आपको जितनी तेजी से चलना चाहिए उतनी तेजी से आप नहीं चल पाओगे, आपका एनर्जी लॉस होगा, और जो स्पीड है उसमें कमी हो जाएगी। तो कंडक्टर के अंदर जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चों, ये पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसा होता है, वो पाथ होता है जिगजैग पाथ पे चलता है। यार ये सीधा चलता तो यहां खटाक से आ जाता, परंतु ये ऐसा चलता ही नहीं है। और जिगजैग चलने के कारण जितना पोटेंशियल इसमें अप्लाई करते हैं, हमें करंट उतनी नहीं मिलती, उससे थोड़ी कम मिलती है। और ये जो फिनोमेनन है ना, ये जो उसकी जो पाथ है, उसकी स्पीड है, उसमें ये जो अपोज हो रहा है, जो विरोध हो रहा है बच्चों, इस विरोध को, इसके कारण जो कमी हो रही है, इससे हम एक नई टर्म में बात करते हैं, और इससे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो ये पॉजिटिव आयन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स उसे रेजिस्ट करते हैं, उसका अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं।
इसलिए उसे जितनी तेजी से चलना चाहिए वो उतनी तेजी से नहीं चल पाता है। तो कमी कितनी आएगी? ये रेजिस्टेंस के बराबर। और इस रेजिस्टेंस को हम का से डिनोट करते हैं? इस रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। बच्चों ये वाली बात आपने समझ ली है। हमें ओम्स लॉ की बात करनी चाहिए आगे, तो हम आगे ओम्स लॉ की बात करते हैं। तो अब जब इसे इक्वल करना पड़ेगा तो यहां पे एक R का इंटू करना पड़ेगा और V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है ना। जब आप क्राउड में चल रहे हैं, जब आप भीड़ में चल रहे हैं, तो आपका दूसरे लोगों से कोलिजन हो रहा है। आपके सामने दो लोग चल रहे थे, आपको मुड़ के आगे निकलना पड़ता है। ये आर है, ये रेजिस्टेंस है। इसीलिए पोटेंशियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, यानी आर इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये जो इसका अपोज कर रहा है आर, ये कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जितना इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट है ना बच्चों, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस अपोज करता है, विरोधी है, परंतु हमें कई मायने में, कई मामले में, कई कंडीशंस में हमारा सपोर्ट कर जाता है, हमें फ़ायदा दिलवाता है। हमें ज़रूरत होती है इस रेजिस्टेंस की। जब आप फैन को स्लो करना चाहते हो तो सर्किट में आप रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो, तो ये फैन है ना बच्चों, ये फैन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूजलेस बकवास सी चीज़ है। रेजिस्टेंस हमारे लिए यूजफुल भी है। तो ये है आपका ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आर आई। और एक नई टर्म्स, एक नई चीज से आप इंट्रोड्यूस हुए हैं और इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो क्या लिखा है इन्होंने? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ए फोर्स दैट काउंटरैक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। हाँ, फ्लो ऑफ करंट को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है। और हमारे पास वो आया V इज इक्वल टू आई आर या आर आई आया, तो R इज इक्वल टू आ गया V अपॉन आई। बच्चों यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं। उसके रूप में क्या बोल सकते हैं? द रेशो बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होता है, करंट थोड़ा कम होता है, इसीलिए रेजिस्टेंस हमेशा मोर देन 1 आ जाता है, मोर देन 0 आ जाता है। चलिए हम यहाँ पे या 1 भी बोल देंगे तो क्या बोल सकते हैं? पहली चीज तो यह है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ए फोर्स दैट काउंटरैक्ट द फ्लो ऑफ करंट। या दूसरी बात जो आपको अच्छी लगे वो बात आप बोल सकते हैं कि द रेशो बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ऐसे बोल सकते हो ना कि द रेशो बिटवीन applied potential between two end of any conductor and flow of current in conductor is called resistance। तो रेजिस्टेंस से आप इंट्रोड्यूस हो गए। पढ़ तो ओम्स लॉ रहे थे, परंतु एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली, और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है बच्चों ओम। ये जो ओम है ना, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है ना, ये ओम को ही हम थोड़ा सा क्या बोलेंगे, सम्मान देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए इसकी यूनिट को ओम बोलते हैं। और ओम का एक सिंबल भी होता है, ये आपको याद आया, उल्टा कोबरा। कोबरा ऐसा होता है, परंतु ये उल्टा कोबरा ऐसा कोबरा है। तो ये इसकी यूनिट होती है ओम। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट।
then flow of current is 1 ampere, then resistance is called 1 ohm। बच्चों ऐसे लगते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगते हैं, पता रेजिस्टेंस का रोल दोनों जगह होता है, इलेक्ट्रिकल में भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। कुछ इस तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट भी आपको समझ में आ गई है और ओम्स लॉ तो आपने क्लियर कर ही लिया है कि फिजिकल स्टेट रिमेन अनचेंज देन पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ स्टेडी करंट भी हम कह सकते हैं। परंतु हमें अभी ओम्स के लॉ के बारे में बहुत सी चीजें पढ़नी है कि कौन कौन से सर्किट हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। वो जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें ओहमिक सर्किट कहते हैं, और कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें नॉन ओहमिक सर्किट कहते हैं। तो हम देखेंगे कि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, और ओम्स लॉ की लिमिटेशन से पहले हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में और बात कर लें, फिर हम ओम्स लॉ की लिमिटेशंस की भी बात करेंगे। परंतु एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम V और I के बीच में ग्राफ बनाएं, बच्चों समझना ये बात अच्छी बात है, ये हाँ ये अच्छी बात है। जब V और I के बीच में ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ ऐसी लाइन आता है। और अब आप एक और चीज देखिए जरा, एक और चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी यहाँ पे। यस, ये है ना, यहाँ से यदि हम एक लाइन यहाँ डाल दें, हम इसे मान लेते हैं कि I है और एक हम यहाँ पे मान लें ये V है, तो ये V हो जाए। आपको पता है ये क्या है, ये स्लोप आएगा, और स्लोप का एंगल कितना है, थीटा। स्लोप का एंगल, यार जब दो चीजें प्रोपोर्शनल होती है तो लाइन स्ट्रेट लाइन तो आता ही है ना ग्राफ, कि B बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है। ये जो स्लोप है ना, आपको पता है स्लोप मतलब क्या होता है, आपने नाइन्थ में पढ़ा है। स्लोप मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है V और बेस है I, और ये आपने नहीं पढ़ा कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए कि स्लोप ऑफ पोटेंशियल एंड करंट ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस, ये V अपॉन I तो हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो आपको समझ में आई। चलिए हम आगे पढ़ने से पहले जो ओम के लॉ की लिमिटेशंस है ना, उनकी भी बात कर ही लेते हैं। हम रेजिस्टेंस की बात आगे करेंगे, परंतु हमें लगता है कि हम ये बात भी कर लें। हमने आपसे क्या बोला कि फिजिकल स्टेट रिमेन अनचेंज। हमने आपको बताया था कि फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ सही होता है। तो देखिए जरा, हम यहाँ पे बात अभी ओम्स लॉ की कर रहे हैं, ओम्स लॉ, इसकी ही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब V और I के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे, V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, आता है। परंतु ध्यान तो, ये एक पर्टिकुलर यहां तक तो आता है, इसके बाद ये ऐसा मुड़ जाता है। यार ये वाली कंडीशन यहां तक O मान लें, A तक बोल दें, तो यहां तो ओम्स लॉ ओबे हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो O से A तक, यहां पे O A तक क्या हो रहा है, जो ओम्स लॉ है ना, वो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, ओबे हो रहा है। परंतु A के बाद यहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, ओम्स लॉ यहां पे फॉलो नहीं हो रहा है। अरे यार ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों हुआ है? तो ये आपको भी पता है, आपने प्रैक्टिकल घर में किया है। चलिए हम देखते हैं बच्चों कि आपने वो घर में कौन सा प्रैक्टिकल किया है। देखिए, आप जब किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस घर में यूज करते हो तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो गर्म हो जाते हैं, स्विच वगैरह देखते हो गर्म हो जाते हैं। आप हीटर गीजर वगैरह यूज कर रहे हैं, स्विच गर्म हो जाते हैं।
यानी करंट यदि हम ज़्यादा देर तक और ज़्यादा फ्लो करें तो कुछ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और ये ओम्स ने बोला था कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये केवल इसलिए हुआ है कि मोर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ था, तो यहाँ पे कुछ क्या हो गई, हीट प्रोड्यूस हो गई। और हीट प्रोड्यूस होने के कारण अब V is not directly proportional to I, यानी B और I का ग्राफ लीनियर नहीं होगा। If graph between B and I is linear means what? V is directly proportional to I। परंतु जब ग्राफ कर्व हो जाएगा तो V is not directly proportional to I, तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में निकलने लगती है, आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और बच्चों ये ही है जो ओम्स के नियम को, ओम्स लॉ को यहाँ पे फेल कर देता है। तो पता है ओम्स लॉ कब तक फॉलो होता है, हायर वोल्टेज पे। तो फॉलो कहां तक होगा, ओम्स लॉ फॉलो कहां तक होगा, ये लोअर वोल्टेज पे होगा। लोअर वोल्टेज पे ओम्स लॉ फॉलो होगा, बट नॉट फॉलो नहीं होगा कहां, एट हायर वोल्टेज। जब हम ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। इट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये पहली लिमिटेशन होती है ओम्स लॉ की। आपको समझ में आई ये बात। अब जो भी इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस सर्किट हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। ये ओम्स लॉ कैसे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इन सर्किट को हम कहते हैं ओहमिक सर्किट। जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, वो सब सर्किट बच्चों ओहमिक सर्किट होते हैं। और जो नहीं करते उन्हें नॉन ओहमिक सर्किट कहते हैं। करता कौन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कलर को चेंज करना पड़ेगा। तो हम आपको बताते हैं सेमीकंडक्टर तो वैसे ही अलग चीज होती है। Semiconductor does not obey Ohm's law। सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, कंडक्टर करते हैं, एलॉय करते हैं, परंतु सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। तो बच्चों एक बात आपको बता दें कि यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो V और I के बीच का जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कर्व हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर में तो V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तो कुछ भी होते हैं। तो समझिए आप ये बात कि जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, उन्हें हम ओहमिक सर्किट कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है बच्चों। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसे नॉन ओहमिक बोलते हैं, और कई लोग अनओहमिक भी बोल देते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो ये हमने ओम्स लॉ की लिमिटेशंस देखी। तो हायर वोल्टेज पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, फिजिकल स्टेट यदि चेंज हो तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो प्योर कंडक्टर और कुछ एलॉय ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये बात तो आपने समझी है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस तो वही है ना जो विरोधी सेना का सेनापति होता है, जो हमारा अपोज करता है, जो हमारा विरोध करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को
अफेक्टेड करते हैं। हमने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम देखें जरा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो नंबर पहला फैक्टर जो होता है वो है टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। याद रखिए बच्चों, टेम्परेचर कैसे अफेक्टेड करता है। देखिए हमने अभी बनाया था ऐसा कंडक्टर, आप देखिए जरा। तो टेम्परेचर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच बीच में बहुत से, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन किसके बीच में रहते हैं, वो पॉजिटिव आयंस रहते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पॉजिटिव आयंस भी हमने बना दिए। आपको पता है टेम्परेचर क्या करता है? यदि नहीं पता है तो आप कॉपी में नोट करिए। मान लो इधर प्लस टर्मिनल था, इधर माइनस टर्मिनल था। टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार केवल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते हैं, टेम्परेचर आप किसी का भी इंक्रीज करो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। टेम्परेचर केवल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है और कुछ नहीं करता है टेम्परेचर। आप बोलोगे सर टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ा देता है, नहीं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट होते हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो दूर दूर वाइब्रेट होने लगते हैं, तो सब एक दूसरे से दूर दूर हट जाते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तेजी से चलेगा। सोचना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इससे तेजी से टकराएगा, तेजी से टकराएगा तो कोलिजन तेज होने के कारण इसका एनर्जी लॉस होगा, फिर छूटेगा, फिर इससे तेजी से टकराएगा, फिर छूटेगा, इससे टकराया, इससे टकराया, फिर यहां से निकल के गया। कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेंगी और ज्यादा एनर्जी लॉस वाली होने लगेंगी। आप सोचिए तो यार, आप सोचिए, आप क्राउड में भागो, क्राउड में भागो, क्या होगा? दूसरे लोगों से तेजी से टकराओगे, आपको लगेगी, चोट लगेगी, और कई बार तो जिससे टकराए वो भी मार सकता है, तो आपका एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा देगा, परंतु वो तेज चल नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे तो करंट ज्यादा हो जानी चाहिए, परंतु तेज चल नहीं पाएगा। वो किसी से पॉजिटिव आयन से कोलिजन करेगा, पॉजिटिव आयन से टक्कर कर लेगा, और टक्कर करने के बाद उसकी स्पीड एकाएक जीरो हो जाएगी, फिर भागेगा, फिर टकराएगा, फिर गिरेगा, फिर भागेगा। यार राइज इन टेम्परेचर, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस को RES लिखेंगे अब। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं मोर टेम्परेचर मोर रेजिस्टेंस। तो मेटेलिक कंडक्टर में यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। परंतु बच्चों एक बात और आपको नोट करनी है, ध्यान में रखना है कि जो लिक्विड कंडक्टर होते हैं उनका यदि टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं लिक्विड कंडक्टर को, और जब उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है और ये ज़्यादा स्पीड से करंट ज़्यादा फ्लो होने लगती है। तो वो बात इलेक्ट्रोलाइट की है, हमारे फिजिक्स की बात नहीं है, वो केमिस्ट्री की है। पर यार इतनी सी बात कॉपी में लिख लो ना कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। परंतु हम यहाँ फिजिक्स में किसकी बात कर रहे हैं? हम तो यहाँ फिजिक्स में मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं। और हमारे जो चार्ज कैरियर होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स अफेक्टेड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस है। हम कभी इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि करेंगे ही, हमें बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें तो करनी है। अभी तो जरा हमने ये देखा कि राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस, यानी मोर टेम्परेचर मोर रेजिस्टेंस, सेकंड वाली बात। दूसरी बात हम यहाँ करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ
कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, लेंथ ऑफ कंडक्टर। आप देखिए ना कि वो इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा है, ज्यादा लंबा चलना पड़ा, ज्यादा टक्करें होंगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा यार, कम चलना पड़ा, कम कॉलिजन होंगी तो कम रेजिस्टेंस होगा। तो यहां पे तो हम एक बात लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। वायर बोल देंगे, वायर है तो लेंथ बोल ही देंगे। और बच्चों इससे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं। और थर्ड, तीसरी बात भी हम यहां पे करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी वो जिस क्राउडी स्पेस में आप भाग रहे थे, वो जो रोड है उसकी विड्थ बढ़ा दी जाए, रोड की चौड़ाई बढ़ा दी जाए, तो आपको निकलने का पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा, तो आप आसानी से चल पाओगे। तो बच्चों ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए थोड़ा सा, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहां से ये करंट इस तरफ जाती है I, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं E। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा हो जाए तो आसानी से इलेक्ट्रॉन चल पाएंगे, उन्हें इलेक्ट्रॉन को चलने में बड़ी सुविधा हो जाएगी, बड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें स्पेस मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यदि बात करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम आपको अभी भी बता देते हैं कि ये है, ये वाला एरिया केवल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसे बीच से कट करेंगे, जो पार्ट आपको दिखेगा ना वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बच्चों। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। चलिए, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं। ये वाला डायग्राम का काम तो खत्म हो गया है, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझ ही लिया है। तो इस डायग्राम को तो अपन मिटा देते हैं, क्योंकि आगे हमें कुछ बड़ी चीज पढ़नी, हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा समझने वाले हैं। तो बड़ा समझने वाले हैं तो कैसे समझें हम, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हम यूज कर लें बच्चों। तो क्या एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A। और बच्चों इक्वल करने के लिए यहां पे कांस्टेंट का इनटू करना पड़ता है, और वो जो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट का ही तो बड़ा रोल है, रो, L अपॉन A। ये रो है, RHO है इसकी स्पेलिंग, परंतु बोलते हैं रो, RHO, रो है। और पता है रो को क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी एक और नाम है बच्चों इसका, रो को क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी एक और नाम है। और करके हम लिखते हैं, और करके ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या तो इसे रजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ये दोनों नाम हैं। तो रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। अब आप देखिए जरा, हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, यहीं से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो यदि हमें रो निकालना तो क्या करेंगे बच्चे, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो रो की यूनिट बता देनी है।
परंतु यार यूनिट बता दें, अभी हमें पता तो है ही नहीं कि रो क्या है, तो पहले हम रो को समझ भी तो लें। चलिए पहले हम रो को समझते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर बोल देते हैं x। लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज 1 यूनिट, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो चाहो वो बोल देना। लेंथ आल्सो 1 यूनिट, ये दोनों 1 यूनिट होते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन x, हम इक्वेशन x से देखें, जब ये दोनों 1 यूनिट हैं तो a के प्लेस पे भी 1 तो l के प्लेस पे भी 1, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा r। कब हुआ बच्चों ये रो r के बराबर? कब हुआ? जब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट है, वायर की लेंथ भी 1 यूनिट है। आपको पता है एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है बच्चों। ये एरिया है और ये लेंथ है, ये दोनों 1 यूनिट होती हैं, इसका मतलब वॉल्यूम 1 हो जाता है। ये दोनों 1 है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। कब होती है? व्हेन इफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज 1 यूनिट। यदि कंडक्टर का वॉल्यूम 1 यूनिट होता है तो रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी ही कहते हैं। तो हम सीधा बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। हम यहां पे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी बाय रेजिस्टिविटी। तो यूनिट वॉल्यूम यदि होगा तो उसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलेंगे और रो से डिनोट करेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है रेजिस्टिविटी भी। तो ऐसा कंडक्टर जिसका वॉल्यूम 1 यूनिट है उसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलने वाले हैं? उसके रेजिस्टेंस को हम बोलने वाले हैं रेजिस्टिविटी। आपने ये सब चीजें समझी, आप इसे बहुत अच्छे से नोट भी कर सकते हो क्योंकि आप समझ चुके हैं, और समझने के बाद इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये वाला फार्मूला हम लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं और हमारा अच्छा डिस्कशन चल रहा है। हमें पता है कि आपका भी बहुत ही अच्छा लर्निंग चल रहा है। हम यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? वो ये थोड़ा सा बोर्ड सफाई अभियान कर देते हैं जरा। ये आपने देखा रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था? RA/L। अब हम इसकी यूनिट निकालते हैं। यूनिट आपको पता है R की यूनिट क्या होती है? ओम। और A की यूनिट हम लिख देते हैं मीटर स्क्वायर और L की यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम इंटू मीटर, जिसे हम ओम मीटर ही बोलते हैं। तो बच्चों ये रेजिस्टिविटी की थी। अब सुनना जरा, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है ना, किसी का अपोज करना। तो रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होगा? सपोर्ट करना। तो पता है यहां पे एक चीज हम बोल सकते हैं, सीधा समझना, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस चलने वाली बात, रेजिस्टेंस का इनवर्स तो होगा ही, उल्टा तो होने ही वाला है। और पता है 1 रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी 1 ओम। तो इसे हम बोल देंगे ओम इनवर्स।
ओम इनवर्स, और बच्चों इसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ओम इनवर्स है, ये OHM इनवर्स था, और इससे हम क्या बोल देते हैं MHO, इसका उल्टा MHO, ओम का उल्टा म्यो, ओम का उल्टा म्यो हो जाता है, तो इसे म्यो बोलते हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी यूनिट होती है, कैपिटल एस, साइमन बोलते हैं, कुछ लोग सीमेंस भी बोलते हैं, परंतु साइमन। साइमन गोबैक से याद रखना, जब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो एक नारा दिया गया था, साइमन गो बैक, तो ये एस है साइमन, तो ये किसकी यूनिट हो गई, ये कंडक्टेंस की यूनिट हो गई साइमन या म्यो, ओम का उल्टा म्यो, OHMMHO म्यो, बना भी उल्टा दिया उसे कि अब ये कोबरा बन गया म्यो, यस यस बिल्कुल कोबरा जैसा हो गया। तो जो कंडक्टेंस है वो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, ओके। फिर कंडक्टेंस के बाद यदि हम यहाँ पे बोल दें कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इससे हम एक और चीज बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो 1 रजिस्टिविटी हो जाएगा, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की यूनिट तो अभी पड़ी है ओम मीटर, तो ये हो जाएगा 1 ओम मीटर, मीटर को नीचे ही रहने दो, ओम को ऊपर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स अपान मीटर, और इसे हम बोल देते हैं म्यो अपान मीटर, और इसी को अपन बोल सकते हैं सीमेंस पर मीटर। तो ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की भी बच्चों यूनिट हो गई। तो हमने रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर देखे। हमने क्या बोला कि जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस के बाद एक और हमने बहुत अच्छी चीज पढ़ी यहाँ पे, रजिस्टिविटी। यार एक इंपॉर्टेंट बात तो हम बताना आपको भूल ही गए कि बारातियों का स्वागत रजिस्टिविटी को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर से किया जाए। तो रजिस्टिविटी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि रजिस्टिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो रजिस्टिविटी को इफेक्ट कौन करता है, इसे इफेक्ट करता है नेचर ऑफ कंडक्टर, लेंथ विड्थ नहीं करता, लेंथ विड्थ वगैरह नहीं करती। और एक और दूसरी चीज जो है वो है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर रजिस्टिविटी को अफेक्टेड करता है। लेंथ कितनी बढ़ा दो, रजिस्टिविटी तो यूनिट वॉल्यूम की है, वो तो उससे कतई भी जरा सी भी रत्ती भर भी अफेक्टेड नहीं होगी। समझे आप हमारी बात। तो रजिस्टिविटी को अफेक्टेड कौन करेगा, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका नेचर उससे अफेक्टेड करता है, और टेम्परेचर से रजिस्टिविटी अफेक्टेड होती है। तो वो कहते हैं ना कि एक वायर की लेंथ को यदि डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, परंतु यदि लेंथ डबल की जा रही है तो रेजिस्टिविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम बहुत सी चीजें और भी पढ़ेंगे, हमें बहुत सी चीजें रेजिस्टेंस के बारे में समझनी है, और बच्चों वो सब चीजें हम समझने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी मिलते हैं आप और हम एक नए लेक्चर, नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट और भरपूर इंटरेस्ट के साथ।